नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सृष्टि बीएस में। आज हम लोग पढ़ेंगे वित्त विधेयक के बारे में, फिर समझेंगे हम लोग संयुक्त बैठक के बारे में, फिर चर्चा करेंगे बजट के ऊपर। इन तीनों चीज़ों को हम लोग आसानी से समझने की कोशिश करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए समझाने का, ताकि कोई भी डॉट्स वगैरह नहीं रहे। अगर डॉट्स रहता है तो आप हमें कॉमेंट जरूर करिएगा और हम आपके कॉमेंट का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। चलिए, हम लोग इन सभी चीज़ों को समझने से पहले कुछ आर्टिकल्स को समझ लेते हैं जो यहाँ पर यूज होंगे, और बेसिक रेफरेंस के तौर पे पहले समझेंगे ना तो थोड़ा याद रहेगा कि ये कहाँ पे था, कैसे था, आपको कोई दिक्कत ना हो, आर्टिकल्स आसानी से याद रख सकें। सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पर आर्टिकल लिख रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। आर्टिकल 108, आर्टिकल 109, आर्टिकल 110, आर्टिकल 111, आर्टिकल 112, आर्टिकल 117 के 1, इसके बाद आर्टिकल 117 के 3, इन दोनों चीज़ों के ऊपर हम लोग, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। आर्टिकल 108 जो है वो संयुक्त बैठक के बारे में है। आर्टिकल 109 और 110 ये दोनों क्या है, धन विधेयक के बारे में। आर्टिकल 109 और 110। 109 बताता है कि पारित कैसे होगा, पारित कैसे होगा। शॉर्टकट में हम लिख रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। इसके बाद आर्टिकल 10 कह रहा है कि इसमें विषय कौन कौन से होंगे धन विधेयक के अंतर्गत, यानी निर्दिष्ट विषय के ऊपर चर्चा किया गया है। इसके बाद आर्टिकल 111। आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति है। वीटो शक्ति कहने का मतलब है कि जो ये विधेयक है, धन विधेयक, वित्त विधेयक, इन सभी चीज़ों के ऊपर वीटो शक्ति है, लेकिन वो धन विधेयक के ऊपर वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जो लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदन कर देता है उसी पर उसको बाध्य होना पड़ेगा, यानी इसे मंजूरी देना ही पड़ेगा। इसके बाद आर्टिकल 112 में जो है हम लोग जब पढ़ेंगे बजट तो उसमें चर्चा मिलता है। आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक 1 और आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक 2, इन सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा किया गया है। तो चलिए पहले एक बार और रिपीट कर लेते हैं। आर्टिकल 108 संयुक्त बैठक, आर्टिकल 109 धन विधेयक और आर्टिकल 110 ये दोनों धन विधेयक में है। आर्टिकल 109 में क्या है कि पारित कैसे होगा। आर्टिकल 110 में है कि ये निर्दिष्ट विषय, यानी इसमें कौन कौन से विषय को शामिल किया जा सकता है। आर्टिकल 111 में इन सभी विधेयकों के ऊपर वीटो शक्ति है धन विधेयक को छोड़कर। आर्टिकल 112 में बजट के अंतर्गत चर्चा किया गया है, उनके पास कुछ शक्तियाँ दी गई है, उसे हम लोग बाद में समझेंगे। 117 के 3 में क्या है, वित्त विधेयक 117 के 1 में क्या है, वित्त विधेयक 1, और 117 के 3 में है वित्त विधेयक 2। इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग चलिए अब बारी बारी से बातचीत करते हैं। ये जो वित्त विधेयक है इनके ऊपर अब हम लोग चर्चा करते हैं। वित्त विधेयक कब तक वित्त विधेयक रहेंगे, यानी विधेयक कब तक रहेंगे, जब तक कि उस पर राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिल जाती है तब तक वो विधेयक के रूप में ही रहेंगे। उसे एक्ट या अधिनियम वगैरह हम लोग नहीं कह सकते हैं। ठीक है। तो ये सबसे पहली चीज। ये जो वित्त विधेयक है ये 3 भागों में से बांटा गया है। ठीक है। सबसे पहला धन विधेयक, दूसरा है वित्त विधेयक 1 और तीसरा है वित्त विधेयक 2। ये जो वित्त किसे कहेंगे, वित्त कहने का मतलब है कि वो सभी चीज़ें जो वित्त के मामलों से जुड़े हुए हैं, जैसे राजस्व लेना, कर को लगाना यानी टैक्स लगाना, इसके बाद किसी चीज़ को अप्लाई करना, इसमें संशोधन करना, नए नियम को पारित करना, तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, वित्त विधेयक के अंतर्गत आते हैं। इसके कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, धन विधेयक, वित्त विधेयक और वित्त विधेयक 2। धन विधेयक की चर्चा आर्टिकल 109 और 110 में मिलता है। वित्त विधेयक 1 की चर्चा 117 1 में मिलता है, हम लोगों ने अभी जाना। इसके बाद 117 3 में मिलता है। इसको आप लोग समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे जो रेफरेंस के तौर पे जो सबसे बड़ी डॉट है उसको हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा क्या प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक हैं या प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक है। इन दोनों के ऊपर आपसे प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है। तो प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं। ठीक है। और प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते। प्रत्येक धन विधेयक
वित्त विधेयक नहीं होते हैं। ठीक है, इसे याद रखें, बेसिक कॉन्सेप्ट है, आसानी से इसे याद रख सकते हैं। इनके ऊपर हम लोग बाद में और बढ़िया तरीके से चर्चा करेंगे संयुक्त बैठक के पढ़ने के बाद, ताकि पता चले कि किन किन चीज़ों पे मंजूरी मिलती है और किन किन चीज़ों पे संयुक्त बैठक बुलाने की आवश्यकता है या अधिकार है या प्रावधान नहीं है। इन सभी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। चलिए अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं संयुक्त बैठक के ऊपर। ठीक है, संयुक्त बैठक, इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया था कहाँ पे, राष्ट्रपति की शक्तियां में जो पढ़े थे हम लोग, वहाँ पे इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। संयुक्त बैठक के ऊपर हमने वहाँ पे शॉर्टकट में पढ़ा था कि जब दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो संयुक्त बैठक बुला सकता है, जिसमें दोनों सभाओं को एक साथ बुलाने का अधिकार है उनको। ये जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा या राज्यसभा, किसी सदन में या किसी हाउस में आवश्यकता पड़ी कहाँ पे कहीं पर भी बुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पे वो कंफर्टेबल समझे वहाँ पे वो बुला सकते हैं। सबसे पहले संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं, सबसे बड़ी प्रश्न ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, हम लोगों ने राष्ट्रपति में पढ़ा भी था इनको। इसके बाद इसकी चर्चा कहाँ पर मिलती है, अभी अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा है, इसकी चर्चा मिलती है आर्टिकल 108 में, यानी 108 में मिलता है। संयुक्त बैठक 3 कंडीशनों में बुलाई जा सकती है। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन ये है कि जब एक सदन द्वारा किसी विधेयक को पारित किया जाता है और दूसरे सदन द्वारा उसे अस्वीकारा जाता है, यानी उसे मत नहीं दिया जाता, उनके द्वारा इसे पास नहीं किया जाता है, तो इन कंडीशन में बुलाया जा सकता है। यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, शॉर्टकट में यहाँ पर लिखें, एक सदन नीचे में ऐसे कर देते हैं, दूसरा सदन क्या करेगा, गतिरोध करेगा, मतलब नहीं पास करेगा, दूसरे सदन द्वारा गतिरोध या अस्वीकार कह सकते हैं, अच्छा शब्द यही रहेगा, अस्वीकार। ठीक है, एक सदन यानी सदन के अंतर्गत दोनों, लोकसभा में पास है और राज्यसभा नहीं करेगा, या राज्यसभा में पास है लोकसभा नहीं कर रहा है, तो ये चर्चा है। दूसरा कंडीशन क्या है कि कोई संशोधन विधेयक लाया जाता है और दोनों सदनों में हल्ला गुल्ला होते होते अंतिम रूप से कह सकते हैं कि दोनों पर सफलता या सहमति नहीं मिली, तो इस कंडीशन में भी उसे बुलाया जा सकता है, यानी संयुक्त बैठक को बुलाया जा सकता है। यहाँ पर सिंपल समझिए, दोनों सदनों में गतिरोध यानी आपस में अंतिम रूप से एक ऐसे चरम सीमा पर पहुंच गया है जहाँ पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है, यानी दोनों सदन में गतिरोध है। ऐसे आपको अक्सर देखने को मिलेगा कि लोकसभा में कुर्सी पलंगड़ी सब टूट जाता है, यानी एक दूसरे पर बरसा देते हैं, ये विधेयक उनके ऊपर, ये विधायक उनके ऊपर, दोनों बरसा बरसी कर देते हैं, ये अक्सर होता है। तीसरा कंडीशन क्या है कि किसी एक सदन द्वारा किसी विधेयक को पास किया जाता है और दूसरे सदन के पास भेजा जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि दूसरे सदन के पास 6 महीने रखने की शक्ति है। 6 महीने तक वो कोई काम नहीं करता है, वो पारित नहीं करता है, तो इसके बाद उसे अधिकार है, यानी राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो संयुक्त बैठक बुलाए। क्या कह सकते हैं यहाँ पर, एक सदन द्वारा, आप लोग अपना लैंग्वेज बना लीजिए, यहाँ पर लिखने में समय लगता है तो थोड़ा आप लोगों को दिक्कत हो सकता है। चलिए समझ गए, यहाँ पे संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 में कौन लाएगा, तो राष्ट्रपति बुलाएगा। इसके 3 कंडीशन हो सकते हैं, जब एक सदन द्वारा किसी चीज़ को पारित किया जाता है और दूसरे सदन द्वारा उसे अस्वीकार कर दिया जाता है, यानी हम इस पर पूरा नहीं मानते, तो ऐसे कंडीशन में संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है कि दोनों सदनों में आपस में अंतिम रूप से ऐसी चरम सीमा उपस्थिति हो जाए जहां पर दोनों क्या हो, असहमत हो जाए, तो इस कंडीशन पे संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है कि जब एक सदन की सहमति मिल जाती है और दूसरे सदन में जब उसे भेजा जाता है तो वो 6 महीने तक पारित नहीं करता है, तो ऐसे कंडीशन में उसे संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है। यही 3 कंडीशन था जिनके ऊपर हम लोगों ने अभी चर्चा किया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि संयुक्त बैठक कहाँ कहाँ लागू होता है। संयुक्त बैठक 2 चीज़ों के ऊपर लागू नहीं होता है, इसके ऊपर हम लोग अभी तुरंत चर्चा करते हैं कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है। सबसे पहले संयुक्त बैठक धन विधेयक के ऊपर लागू नहीं होता है, इस पर अधिकार नहीं है कि वो संयुक्त बैठक बुला सके। दूसरा क्या है, संविधान संशोधन के मामला में
अगर संविधान का संशोधन करना है तो आपको संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है। अलग अलग दोनों अपना मत प्रदान करेंगे और आपके पास भेजेंगे कि हमें स्वीकृति है या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यानी संविधान संशोधन के मामले। इन दोनों कंडीशन पे संयुक्त बैठक नहीं बुलाने का अधिकार है। संयुक्त बैठक नहीं हो सकता है, ऐसा अपना संविधान में प्रावधान है। अच्छे लैंग्वेज के लिए आप लिख सकते हैं कि इन दोनों में संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें थी जिसे आप लोग याद रखिए, जो डॉट है उसे भी क्लियर कर दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं बजट के ऊपर, है ना। बजट बहुत ज़्यादा चर्चित चीज़ें हैं, इनके बारे में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा। अपने संविधान में बजट के बारे में चर्चा नहीं किया गया है, यानी आप लोग थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएंगे। बजट कहने का मतलब है, ये बजट शब्द का चर्चा नहीं किया गया है, इसको कहा गया है वित्तीय वार्षिक विवरण। वित्तीय वार्षिक विवरण अपने संविधान में बजट का दूसरा नाम है वित्तीय वार्षिक विवरण, जिसे आम भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। बजट की चर्चा हम लोग देखेंगे आर्टिकल 112 में मिलती है, और कुछ कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां दिया गया है बजट के ऊपर। सबसे पहले बजट में राष्ट्रपति को आर्टिकल 112 के तहत यह शक्ति दिया गया है कि प्रत्येक वर्ष के शुरुआत में वो संबोधन कर पिछले वर्ष में जो वित्तीय वर्ष जो लागू किया गया था, जो चीज़ें थी उन पर किस तरीके से कार्य किया गया है, उनकी रिपोर्ट बनाकर एक बार प्रस्तुत किया जाए दोनों सदनों में, यानी उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए कि ये कैसे काम किया है। और नया बजट जो लाया जाएगा उसमें यही बताया जाएगा कि कैसे अब ये वर्ष चलेगा, किन चीज़ों पर कितना खर्च किया जाएगा, सरकार का ये राशि इस चीज़ों के ऊपर व्यय किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। तो यही चीज़ें आर्टिकल 112 क्या कहता है, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह बजट जो पिछले वित्तीय वर्ष में जो चीज़ें को खर्च किया गया था उनसे संबंधित सभी सूचनाओं को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में उसे प्रस्तुत करे, और दोनों सदनों में यह चर्चा हो कि यह किस तरह सफल रहा है और कितना सफल रहा है। इन दोनों के ऊपर चर्चा करना है। तो ये राष्ट्रपति के पास शक्ति है। नया बजट जब लाया जाएगा तो उसमें दूसरा कंडीशन ये है कि पहले इकोनॉमिक सर्वे किया जाएगा, यानी कहने का मतलब यही है, अलग भाषा में इसे हम लोगों ने कह दिया, इकोनॉमिक सर्वे किया जाएगा। मतलब इसे कहते हैं आर्थिक सर्वेक्षण। जो हमने खर्च किया है वह कितना कायम रहा, कितना सही से चला, इनके ऊपर दोनों सदनों में इसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे को, ताकि पता चले कि जो पैसा दिया गया है वो कहाँ गया है। ऐसे तो आप लोगों को पता है कि कहाँ जाता है, लेकिन इसको याद रखिए जो हमारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आशा करते हैं कि आपको कोई भी डाउट वगैरह नहीं होगा, लेकिन अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट करिएगा, ज़रूर करिएगा, और हम आपकी समस्याओं को ज़रूर सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे लैंग्वेज में आपको समझा सके। तो फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर बताइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्कार।